विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत में शिक्षा का विकास कर रहे हैं हम इतिहास में। ठीक है, बीएड में तो एक पेपर होता है पूरा ही। बीएड में जब पेपर देते हैं लोग तो उसमें एक पेपर होता है, आपने इसको एक ही दिन में पूरा करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों के समय क्या क्या हुआ था। ठीक, तो चलते हैं कहां से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा का प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया था। शुरू में नहीं किया, और जो भी शिक्षित होता है वो यही चाहता है, जिसने शोषण करना होता है जनता का, वो ये नहीं चाहता कि जनता क्या हो, शिक्षित हो। अगर जनता शिक्षित हो जाएगी तो क्या होगा, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन बाद में किया। क्यों किया बताओ? इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो संख्या में कम थे, और यहाँ पर जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया तो मतलब जमीन की लिखत पढ़त हर चीज, हिसाब किताब, ये सब चीजें करने के लिए क्या चाहिए था, एम्प्लॉय की जरूरत थी, है ना। तो अब अगर ब्रिटेन से लाते तो बहुत महंगा पड़ता, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इन्हीं काले लोगों को क्या कर देते हैं, शिक्षित कर लेते हैं, लेकिन शिक्षा इतनी ही देनी है जिससे ये क्लर्क बन जाए। क्या बन जाए? क्लर्क बन जाए, यानी ग्रुप सी। वो जो ग्रुप सी की मानसिकता जो आपके मस्तिष्कों में है अभी भी, वो कहां से है? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से। मैकॉले की नीति थी वो। किसकी? मैकॉले की। तो उनको क्या चाहिए थे? उनको क्लर्क चाहिए थे। लेकिन धीरे धीरे जब शिक्षा का प्रसार हुआ तो मैंने कहा ही आपको कि उसमें भी कुछ क्या होते हैं, योग्य व्यक्ति होते हैं। बाद में आईसीएस भी निकाले हमारे देश के लोगों ने। आईसीएस मतलब जिसको आज आप आईएएस बोलते हो, उसको क्या बोलते थे? इंडियन सिविल सर्विस बोलते थे उस समय, है ना। तो अधिकतर तो ब्रिटिशर्स होते थे। पेपर देने जाना पड़ता था उस समय कहाँ? लंदन। पेपर कहाँ होता था? लंदन जाना पड़ता था, पानी के जहाजों से जाना पड़ता था, है ना। 2-3 महीने लगते थे, 2 महीने कम से कम जाने में। समझ में आ रहा है? यानी एक रिवीजन आप जहाज में कर सकते थे। फिर बाद में कांग्रेस ने मांग उठाई कि भाई दोनों जगह पे आयोजित की जाए परीक्षा। कहाँ पर? वहां पर लंदन में भी हो और भारत में भी हो। धीरे धीरे हुआ। फिर चलो, इन दिनों कुछ उदारवादी अंग्रेज, ईसाई मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किया। किसने? उदार अंग्रेजों ने। कुछ थे, अच्छे थे। ईसाई मिशनरीज, आपको पता है मिशनरीज का एक एम होता है कि शिक्षा का प्रसार करना है, खासकर ऐसे इलाकों में जो बिल्कुल क्या हो, रिमोट एरियाज हो, आदिवासी एरिया हो। शिक्षा के साथ साथ क्या होता है, धर्म की भी शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है ना। जो शिक्षा देने वाले लोग होते हैं वो शिक्षा के साथ साथ क्या करते हैं, जीसस के भी बारे में क्या करते हैं, अवगत कराते हैं बच्चों को। तो धीरे धीरे मानसिकता क्या होती है, चेंज होती है। चलो, उत्साही भारतीयों ने भी इस दिशा में प्रयास किया। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि 1781, एक तो डेट याद रखनी है, कलकत्ता मदरसा याद रखना। आपने क्या याद रखना है? कलकत्ता मदरसा। बोलेगा कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई, तो आपने बोलना 1781 में हुई। दूसरा पूछेगा कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, आपने बोलना वॉरेन हेस्टिंग ने की। किसने की? बोलना नहीं है, लिखना है। दरअसल क्या करना है, लिखना है। या आपका जो प्री होगा तो उसमें क्या होगा, 4 एमसीक्यूज होंगे, तो उसमें से आपने सही पे कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, 1781 याद रखना है। ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कंपनी के भारतीय अधिकारियों को फारसी का कार्य साधक ज्ञान कराना था, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। कलकत्ता मदरसा में क्या पढ़ाया जाता था? फारसी पढ़ाई जाती थी, क्योंकि उस समय जितना भी काम, क्योंकि मुगलों की कोड लैंग्वेज क्या थी? फारसी थी। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी? फारसी थी। मुगलों की कोड लैंग्वेज भी फारसी थी, उनका सारा कामकाज फारसी में होता था। और बाद में अंग्रेजों के समय में भी बहुत लंबे समय तक भू आलेख वगैरह, न्याय कानून, जो भी चीजें थी वो सब किस में होती थी? फारसी में। इसीलिए बोलते थे कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जैसे आज पढ़ा लिखा वो है जो इंग्लिश बोलता है ना। उस जमाने में वो पढ़ा लिखा माना जाता था जिसको फारसी आती थी। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया। फारसी को धीरे धीरे हटाया और उसको क्या किया, इंग्लिश। और किस तरह से एस्टेब्लिश किया होगा उन्होंने कि हमारे देश में ये मान लीजिए कि संविधान संशोधन किया जा चुका है कि अनिश्चित समय तक अब इंग्लिश का प्रयोग होता रहेगा। बाकी मैं कहानी बताता रहता हूं बार बार कि वो आखिरी अंग्रेज जब जा रहा था, जहाज में बैठ रहा था,
जाते हुए उसने बाय बाय किया था भारतीयों को, कहा था हम तो जा रहे हैं लेकिन हमारी भाषा आप पर क्या करेगी, राज करेगी। और ऐसा हर जगह किया उन्होंने, इसीलिए ग्लोबल लैंग्वेज भी इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है। चलो, तो उद्देश्य क्या था कलकत्ता मदरसा का? भाई कंपनी के भारतीय अधिकारियों को फारसी, जो कि उस समय कामकाज की भाषा थी, कामकाज की भाषा क्या थी, फारसी थी, का कार्य साधक ज्ञान कराना, और कलकत्ता मदरसा में फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। इतना समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा फिर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, क्या पूछेगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, इनका नाम कहीं पढ़ा है आपने इससे पहले? बताइए। इतिहास में आप एंशिएंट से पढ़ रहे हो, हालांकि मैंने अभी एंशिएंट पूरा कराना है आपको, अभी मैंने शॉर्ट में कराया है, पूरा कराना है, मिडिवल पूरा कराना है। क्या एंशिएंट में आपने इनका नाम सुना है, सर विलियम जोन्स का? क्या चंद्रगुप्त मौर्य, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य के लिए? यूनानी भाषा में जो शब्द लिखे गए, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस लिखा गया है। पहला आदमी कौन है जिसने बताया कि ये सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है? सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे? आंसर सर विलियम जोन्स। एक तो ये याद रखना है, दूसरा याद रखना कब हुई स्थापना, आपने बोला 1784 में। कब? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या से 200 साल पहले, क्योंकि 1984 एक बेस ईयर बना लीजिए, जैसे हम लोगों ने जो बेस ईयर बनाया वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या 1984, तो उससे 200 साल पहले कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने की। इतना क्लियर हो गया? किसके सहयोग से किया? वॉरेन हेस्टिंग के सहयोग से किया। किसके सहयोग से? वॉरेन हेस्टिंग के सहयोग से किया। उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास करना, मतलब प्रयास करना किसके लिए? प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए प्रयास करना। उन्होंने एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाश में लाना था। अब फिर पूछेगा कि ये वाली मैगजीन जो है, ये पत्रिका एशियाटिक रिसर्चेज, रिसर्च बोलते हैं क्या? अनुसंधान। तो एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? आपने फिर बोलना है सर विलियम जोन्स ने किया। किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद 1784 नवंबर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्य विल्किंसन ने पहली बार, ये आईएएस का क्वेश्चन है, कि श्रीमद् भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आंसर विल्किंसन। कौन थे? विल्किंसन। श्रीमद् भगवत गीता पता है क्या क्या क्वेश्चन बने हैं? एक बना है श्रीमद् भगवत गीता के राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो भाई वेद व्यास हैं, जिन्होंने महाभारत लिखी, महर्षि वेद व्यास, उन्होंने ही क्या लिखा है, भले ही भगवान कृष्ण के क्या है उपदेश है उसमें। दूसरा क्वेश्चन बना है कितने अध्याय हैं? आंसर 18 अध्याय है। कितने? 18 अध्याय है। फिर पूछा कि महाभारत के भीष्म किस पर्व में है? भीष्म पर्व में है। किसमें है? ये यूपीएससी क्वेश्चन है। फिर ये पूछा कि क्या श्रीमद् भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया? आंसर विल्किंसन ने किया। किसने किया? विल्किंसन ने, जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या थे? और पढ़ भी लिया करें, आपसे तो नहीं पूछेगा, थोड़ा श्रीमद् भगवत गीता जब जीवन में कभी ऐसा लगे कि कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, जीवन में निराशा और हताशा घेर रही है, तो एक बार गीता पढ़ना, तब समझ में आएगा उसको आपके, है ना। पहला श्लोक किसी ने पढ़ी है? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है किसी ने? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सवा मामका पांडव सेवा किम कुर्वत संजय। देखो कहीं कहीं पर ना कोट करने के लिए होता है, जब आप निबंध लिख रहे होते हो या कहीं पर कुछ, तो अगर आप एक श्लोक लिख देते हो, आप इंग्लिश में लिख रहे हो, तो आप इंग्लिश में भी बड़ा अच्छा नंबर मिलता है। माना कहीं पर क्रोध पे लिखना है आपने, तो उसमें लिखा हुआ है कि क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब आप बोलेंगे कि प्रवचन हो गया, तो प्रवचन ही करता हूं भाई। फ्रॉम एंगर अराइजेज इन्फेचुएशन, फ्रॉम इन्फेचुएशन loss of memory, from loss of memory loss of reason, and from loss of reason one goes to directly ruin, खंडर। ruin मतलब ruins मतलब, हाँ
खंडहर, है ना, ऐसे ही बोला हुआ उसमें कि माइंड के ऊपर पूछा हुआ। अर्जुन पूछ रहा है किससे? कृष्ण, भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि जी मन बड़ा चंचल है, और इस अवस्था में, जिस अवस्था में आप लोग तैयारी करते हैं उसमें तो बड़ा चंचल रहता है ना। तो अर्जुन पूछता है कि चंचलम ही मनो कृष्णा परमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवश दुष्क्रमा। माइंड इज वेरी टर्बुलेंट, टेनेसियस एंड वेरी पावरफुल, सो आई एम कंसिडरिंग इट टू कंट्रोल एज डिफिकल्ट एज अ विंड। कि हे भगवान, जो माइंड है उसको कंट्रोल करना इतना ही कठिन हो रहा है जैसे हवा को कंट्रोल करना होता है, पवन को, है ना। और बड़ा विक्षुब्ध है। टर्बुलेंट मतलब होता है विक्षुब्ध। माइंड इज वेरी टर्बुलेंट, टेनेसियस एंड वेरी पावरफुल, सो आई एम कंसिडरिंग इट टू कंट्रोल एज डिफिकल्ट एज अ विंड। फिर उसका आंसर भी है उसमें, असंशयमी महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, किसी निबंध में आप लिखोगे तो, क्योंकि जो आपका हिंदी में अगर कोई निबंध चेक करने वाला जो एग्जामिनर होगा वो कहीं ना कहीं साहित्य से होगा, तो वो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। अभ्यासेन तो कौन्तेय, अभ्यास करने से, कौन्तेय मतलब अर्जुन, सब कुछ हो जाता है। समझ में आया? ये भी हो जाता है, छोटी छोटी जो किताबें हैं ये भी याद हो जाती है। चलो, तो श्रीमद् भगवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला व्यक्ति कौन था भाई? विल्किंसन था। ठीक है, 1787 में विल्किंसन ने हितोपदेश का भी अनुवाद किया। किसका? हितोपदेश। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद 1789 में विल्किंसन जोन्स ने कालिदास रचित अब कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा? दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय प्रसंग। कालिदास जो थे वो बड़े क्या थे? बहुत बड़े, मतलब गद्य और पद्य दोनों में ही सिद्ध हस्त थे। कौन? कालिदास। उत्तराखंड में जब हम पढ़ते हैं तो उनका जन्मस्थली पूछा जाता है, तो कहाँ है? कविल्ठा। कहाँ है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है, केदारनाथ वाली साइड में, काली मठ के आसपास कविल्ठा बोला जाता है। क्वेश्चन उत्तराखंड में बनता है। आज भी वहां कवि सम्मेलन होते हैं कालिदास जी के नाम पर। ठीक है। दूसरा पूछता है कालिदास जी किसके दरबार में थे? तब आपने बोलना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें अनुश्रुतियां सकारी के नाम से क्या करती हैं? याद करती हैं आज भी। उनके दरबार में थे, नवरत्नों में से एक थे। 3 नाटक लिखे थे उन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और अरे भाई, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्र। और तीनों प्रणय प्रसंग पर है। ये दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय प्रसंग है। और एक और जो मैंने आपको बताया, विक्रमोर्वशीयम, राजा पुरुरवा और उर्वशी। उर्वशी कौन थी? ऊपर अप्सरा, है ना। और तीसरा जो मैंने बताया आपको कौन सा? मालविका अग्निमित्र। मालविका राजकुमारी है, अग्निमित्र पुष्यमित्र सुंग का पुत्र है। उनका प्रणय प्रसंग है किसमें? 3 नाटक हैं कालिदास के। यूपीएससी ने भी पूछा है कालिदास के 3 नाटक कौन कौन से। तो कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विल्किंसन जोन्स ने किया। किसने किया? 1789 में किया। इसके पश्चात सन 1789 में विल्किंसन जोन्स ने गीत गोविंद, जयदेव की किताब है ये, स्वर्गीय जयदेव, उनकी गीत गोविंद का अनुवाद क्या? अंग्रेजी में किया। उनकी मृत्यु के बाद 1794 में इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ के नाम से मनुस्मृति का अनुवाद प्रकाशित हुआ। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है भारत में? मनुस्मृति। क्या है? विधि पुस्तक है। विधि मतलब लॉ। मनुस्मृति में बता रखा कि हर एक कानून बता रखा है कि भाई क्या संपत्ति पर किसका अधिकार होगा पिता की मृत्यु के बाद, या राजा कौन बनेगा तो बड़ा बेटा बनेगा। कौन बनेगा? पुत्री के क्या अधिकार होंगे कि नहीं होंगे संपत्ति संबंधी, विधवा के क्या अधिकार होंगे संपत्ति संबंधी, है ना। ये सब चीजें लिखी हुई। या अगर किसी ने अपना धर्म छोड़कर किसी दूसरे धर्म में क्या कर लिया है, मतलब दूसरे धर्म में प्रवेश कर लिया है, तो क्या ऐसा पुत्र अपने पिता की संपत्ति का भागी माना जाएगा? ये सब चीजें कानून में लिखा, मतलब मनुस्मृति में लिखा हुआ। तो समझ में आ गया? ठीक है। तो मनुस्मृति क्या है भाई? किस नाम से अनुवादित पुस्तक प्रकाशित हुई? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। समझ में आ गया?
विल्किंसन जोन्स और विल्किंसन महोदय भारत विषयक ज्ञान शास्त्र के जन्मदाता थे। मनुस्मृति ही वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में ए कोड ऑफ ज़ेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो पहली किताब जिसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ वो क्या थी? आंसर मनुस्मृति थी। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले या सर्वप्रथम संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में हुआ। और किस नाम से हुआ? ए कोड ऑफ ज़ेंटुलॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आपने याद रखना भाई जोनाथन डंकन, ये भी उत्तर प्रदेश पीसीएस आईएएस हर जगह क्वेश्चन देखा गया है। जोनाथन डंकन, तो ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। क्या खोला गया भाई? बनारस, जहां का हर पत्थर पारस, तो शहर है बनारस। बिस्मिल्लाह की शहनाई और बड़े बड़े विद्वान जो मिलेंगे आपको कहाँ मिलेंगे? बिस्मिल्लाह नहीं रहे अब, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, बहुत अच्छे, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जिन्हें बोलते हैं ना। और बहुत सारे विद्वान जो होते हैं वो बनारस में मिलते हैं। तो बनारस, तो भाई कहां पर खोला गया? बनारस में खोला गया। अगर मैं बोलूं तो ये बुनियाद है बीएचयू की। किसकी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सुना है आपने? जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, एएमयू, बीएचयू, ये बड़े कॉलेजेस हैं आपके। जेएनयू सुना है? ठीक है। तो तब आपने याद करना है कि भले ही बीएचयू बाद में कौन बनाते हैं? और लोगों के प्रयासों से बनता है। मदन मोहन मालवीय क्या करते हैं? चंदा मांगते हैं। भिखारियों का राजा कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को, महामना मदन मोहन मालवीय। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंदा मांगा उन्होंने, क्या करने के लिए? बीएचयू बनाने के लिए, है ना। लखनऊ के नवाब के पास गए, उन्होंने कहा चंदा दो। उसने कहा क्यों चाहिए? उन्होंने कहा भाई क्या करना है? कॉलेज खोलना है। मजाक कर दिया उसने अपनी जूती निकाली और मदन मोहन मालवीय को दे दी। मदन मोहन मालवीय ने उसकी क्या कर दी? नीलामी कर दी। नीलामी की तो नवाब की जूती थी, रेट पे, अच्छे रेट मिले उसके, और वो कहाँ लगाया गया? बीएचयू पर लगाया गया। इसलिए उन्हें एक टाइटल दिया गया, भिखारियों के राजा कौन? महामना मदन मोहन मालवीय। और महामना मदन मोहन मालवीय का नाम आप हिंदू महासभा में भी पढ़ेंगे। थोड़ी सी दूर पर हरिद्वार है, 25 किलोमीटर दूर, सम्मेलन हुआ करते थे हिंदू महासभा के। और यूपी वालों ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि हिंदू महासभा का निर्माण क्यों हुआ था? तो क्योंकि मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या बना? हिंदू महासभा बनी। क्या बनी? हिंदू महासभा। अगर मुस्लिम लीग का विरोध किसी उसने किया है तो किसने किया है? हिंदू महासभा ने किया, क्योंकि उनकी नीतियों का विरोध करना जरूरी था शक्ति के संतुलन के लिए, है ना। चलो जी, तो जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म संहिताओं और कानून का अध्ययन कराना और प्रसार करना था। ठीक है, प्रचार प्रसार करना था। फिर अगला ये क्वेश्चन फिर बनता है भाई, यूपीएससी में भी बना है, उत्तर प्रदेश में भी बना है, उत्तराखंड में भी बना है। 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। देखो, फोर्ट विलियम किला भी है, फोर्ट विलियम कॉलेज भी है। क्या है? मैंने आपको बताया था अंग्रेजों के 2 किले याद रखने हैं आप। कौन से? एक तो चेन्नई में जो पहला किला था उनका, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन सा? अंग्रेजों ने जो पहला बड़ा किला बनाया इस देश में वो चेन्नई में, मद्रास में बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। दूसरा जो बड़ा किला, और भी बनाए होंगे छोटे मोटे, बट दूसरा जो बड़ा किला है वो फोर्ट विलियम कलकत्ता, है ना। कोलिकाता नाम याद है? कलकत्ता, जॉब चारनाक, गोविंदपुर, सुतानती, कोलिकाता के गांव पट्टे पर लिए और वहां पर एक शहर बसा दिया जिसको आज कलकत्ता बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर वेलेजली ने की, कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए। उद्देश्य भी पढ़ना है आपने, क्यों की? तो कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए। क्लियर हो गया? इस कॉलेज में अंग्रेजी, हिंदुस्तानी कोश, हिंदुस्तानी व्याकरण और अन्य कुछ पुस्तकें प्रकाशित की गई, परंतु यह कॉलेज 1802 में डायरेक्टर्स यानी निदेशकों के आदेश पर बंद कर दिया गया। वेलेजली सहायक संधि के लिए जाना जाता है अपनी सब्सिडरी अलायंस के लिए, लेकिन वेलेजली साथ में अपने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए भी जाना जाता है। इसके लिए हालांकि उद्देश्य क्या था? असैनिक अधिकारियों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर, अंग्रेजी हिंदुस्तानी कोश, है ना।
हिंदुस्तानी व्याकरण, ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। भाई इस देश पे राज करना था तो लैंग्वेज भी तो पकड़नी थी। फिर आगे ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा देने को नितांत अव्यवहारिक बताया। उन्होंने सरकार की इस कारण आलोचना की कि वह भारतीय भाषाओं के विद्यालयों की उपेक्षा कर रही है। ईसाई मिशनरियों ने केवल उन्हीं स्थानों में अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जहां उन्हें सफलता मिलने की आशा थी। जहां उन्हें सफलता मिलने की आशा थी, कुछ खास नहीं। अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए श्रीरामपुर को अपना केंद्र बनाया और बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। क्या किया? कहीं ना कहीं जो मानसिकता थी, मैंने बताया नहीं, पहले भी मैंने कुछ सेइंग्स बताई हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य हमें यीशु मसीह के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए मिला है, कुछ लोगों ने बोला है ऐसा। तो कहीं ना कहीं अपना काम भी कर रहे थे, साम्राज्य भी स्थापित कर रहे थे, साथ में ईसाइयत को भी क्या कर रहे थे, लोग फैला रहे थे। और यही नहीं थे, पुर्तगाली भी थे। गोवा में पुर्तगाली अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा है आपने, उसने जबरदस्ती ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया, आग लगा दी जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार नहीं किया। समझ में आया? ठीक है। भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, उसने कहा ईसाइयों की संख्या क्या करो, बढ़ाओ। तो गोवा में कई लोग हैं जिनके पूर्वज क्या थे, हिंदू थे, बाद में महिलाओं के विवाह किनसे हुए, पुर्तगालियों से। उन्हीं की संतानें फिर आगे पुर्तगाली कल्चर में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। ठीक है। तो भाई श्रीरामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया और बाइबल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। डेविड हेयर नामक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। अब फिर दोबारा, ये बड़े पुराने कॉलेज हैं कलकत्ता में, आज भी है मेरे ख्याल से 1820। कलकत्ता का कभी जाएंगे तो बिशप कॉलेज आज भी मिलेगा आपको। किस सॉरी ये क्या नाम है, हाँ बिशप कॉलेज। किसने किया? डेविड हेयर ने। किसने? और ये राजा राम मोहन राय का सहयोगी भी है। कौन? डेविड हेयर। ठीक है। तो डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। उल्टा पूछेगा, कलकत्ता के बिशप कॉलेज की स्थापना किसने की? आंसर डेविड हेयर ने की। ठीक है। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि किसने दी थी राम मोहन राय को? अकबर सेकंड ने दी थी। मुगल सम्राट अकबर सेकंड, उसकी पेंशन कम हो गई थी तो उसने क्या किया, राजा की उपाधि दी राम मोहन राय को। सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क थे, ग्रुप सी। ठीक है। राजा की उपाधि दी, ब्रिटेन भेजा कि क्राउन से जाकर मेरी क्या कराओ, पेंशन को बढ़वाओ। लेकिन ब्रिस्टल में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उनकी समाधि कहाँ है राजा राम मोहन राय की? ब्रिस्टल में है। और ब्रिस्टल जो है वो एवन नदी के तट पर स्थित है। किस पर है? एवन नदी, एवन नदी का नाम है ब्रिस्टल। ठीक है। तो डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने बता दिया मैंने। राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, महाराज तेज सेन चंद्र, राय बहादुर, जय नारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, इनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, राधाकांत देव का। ठीक है। महाराज तेज सेन चंद्र, राय बहादुर, जय नारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के क्या थे? पक्षधर थे। उनका मानना यह था कि भारतीयों को भी क्या होनी चाहिए, खुद भी पढ़े लिखे थे भाई, हिब्रू भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे। अभी जब राजा राम मोहन राय के काम पढ़ेंगे हम तो हम पता चलेगा कि फारसी में भी लिख रहे हैं, अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं, है ना। हिंदी तो बोलते ही होंगे, बांग्ला भी बोलते ही होंगे, है ना। तो भाई इन लोगों को आपने थोड़ा रिस्पेक्ट देनी है। और बहुत लंबे समय तक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बड़े काम हुए इस देश में। पहले भूमिदान करते थे लोग, क्या करते थे? भूमिदान करते थे। भूमिदान करके क्या करते थे, बोलते थे यहाँ विद्यालय खोलना है भाई। क्या खोलना है? विद्यालय। ऋषिकेश के जितने भी कॉलेज स्कूल हैं वो अधिकतर क्या हैं, महंतों की भूमि पर हैं, महंतों ने दान किया है उस पर। जितने भी स्कूल आप एक तरफ से ले लो, सरकारी स्कूल एक ही है मेरे ख्याल से यहाँ पे, जीजीआईसी। बाकी सारे स्कूल जो हैं लाला हरिचंद जी ने दिया। भरत नंदन जी का जो स्कूल है जहाँ से योगी जी पढ़े हैं, आदित्यनाथ जी, ठीक है, पंजाब सिंध क्षेत्र का स्कूल है, सब किसने दिए हैं? सब भूमिदान पर बने हैं, लोगों ने दान दिया तब जाके बिल्डिंगें बनी हैं। शिक्षक भले ही उनको सरकार से वेतन मिलता हो, लेकिन जो स्कूल बने हैं यहाँ पर वो किससे बने हैं? और अब उल्टा जमाना आ गया, भूमि कब्जाई जा रही है स्कूलों की। चलो यहाँ का यहीं भुगतना पड़ता है ना।
पहले प्रसन्न होते थे लोग, जब क्या होता था, जैसे बहुत संपत्ति है, अंतिम समय आ गया, भाई क्या करें, तो एक गाय का दान कर दिया और साथ में भूमि दान कर दिया, कहा यहाँ विद्यालय खोलो। ये विद्यालय क्या होगा, जो बुजुर्ग हैं उनके नाम से, मतलब उनका नाम क्या वर्षों तक चलता रहेगा। आपका डिग्री कॉलेज भी वैसे ही है, ठीक है, चलो। हाँ, दे सकते हो इतनी भूमि, जितने सबसे बड़ा जो भूमि है वो आपके डिग्री कॉलेज की है ऋषिकेश में, सम्मान करना चाहिए। चलो जी आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में किया गया। कब किया गया भाई? 1813 में किया गया। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, मैंने कहा था आपको डेविड हेयर जो थे सहयोगी थे या राजा राम मोहन राय उनके सहयोगी थे? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। अब ये कई बार क्वेश्चन बनता है, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1815 में की गई। किसने की? वैसे दो नाम काफी होते हैं, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, और तीसरा नाम भी याद कर लीजिए, हाइड ईस्ट। हाइड वैसे भी छुपा हुआ होता है, हाइड ईस्ट किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1815 की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। क्या बना? प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। अब जो होता है मेन होता है 1813 में। 1813 का एक्ट आता है, भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। कितना? अरे यार 2-2.5 लाख रुपए तो एक बच्चे की कोचिंग में लग जा रहा है आजकल। उस जमाने में पूरे भारत की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए आया 1813 में, और बहुत बड़ी बात थी। उस पर भी क्या हुआ? विवाद हुआ। विवाद ये हुआ कि भाई ये जो पैसा है ये प्राच्य शिक्षा पे खर्च किया जाएगा या आधुनिक शिक्षा पर या पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। एक थे एंग्लिसिस्ट जो कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन कर रहे थे, एक थे क्या प्राच्यविद जो कह रहे थे कि भारत के ज्ञान के बराबर तो कोई ज्ञान ही नहीं है, यानी भारत का जो ज्ञान है या भारत का प्राचीन ज्ञान है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो प्राच्यविद बोला जाता है उनको, ओरिएंटलिस्ट, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट यानी। और ये खास बात है कि जो अंग्रेज थे वो प्राच्य ज्ञान पर क्या कर रहे थे? प्राच्यविद थे वो। और जो राजा राम मोहन राय थे वो पाश्चात्यविद थे। वो क्या कह रहे थे? नहीं भाई, वैज्ञानिक तरीके से और अंग्रेजी भाषा में क्या होना चाहिए। तो विवाद हुआ। फिर उस विवाद में यह हुआ कि भाई पैसा किस पे खर्च किया जाए, तो विवाद बढ़ता गया। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, अपने सुधारों के लिए जाना जाता है, बुद्धिमान आदमी था, उसने कहा यार कौन सुलझा सकता है इसको। तो पता चला कि मैकॉले, कौन? वो बड़ा विद्वान भी था, कूटनीतिज्ञ भी था बड़ा। तो मैकॉले माइनट पढ़ते हैं आप, तो शिक्षा पर जो पहला प्रयास होता है वो कौन सा होता है? मैकॉले माइनट। कौन सा होता है? इसको बोलते हैं स्मरणार्थ लेख। माइनट मतलब MINUTE, इसको बोलते हैं स्मरणार्थ लेख। किसका? मैकॉले का। और वो मैकॉले ही है जिसके पैटर्न पर आज तक शिक्षा क्या हो रही है? नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उससे प्रेरित है। किसके? वो जो बच्चों के भारी भारी बैग और वो जो रटाने का जो कंसेप्ट है, और वो जो ये है ना कि बस आपका लिख लो, बस आप सब कुछ हो, सर्वज्ञानी है ना। फिर तो दो ही लोगों के लिए यूज होता है, गॉड इज ओमनिशेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। ऐसे ही सिविल सर्वेंट के लिए भी यूज हो रहा है आजकल कि ही और शी इज ओमनीपोटेंट, ओमनिशेंट एंड ओमनीप्रेजेंट, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नौकर हैं जनता के। क्या हैं? आपने अगर पेपर निकाल भी दिया तो अपने आप को नौकर ही समझना। किसका? जनता का। नौकरी करेंगे आप। समझ में आया? राजा बनने का प्रयास ना करें, और खासकर अपने साथ वो मोबाइल लेके ना चलें कि किसी को डांट रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है आपको किसी को डांटने का, किसी की क्या मान को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। हाँ, अपराधी है, उसका काम कोर्ट का है। क्या है? आप पकड़वाओ उसे, कोर्ट अपने आप क्या करेगा। वहीं पर मत बनो नायक। समझ में आया? ठीक है, चुपचाप साइलेंटली वर्क कीजिए। अगर आपके काम में दम होगा तो जनता अपने आप पहचान लेगी। क्या कर लेगी? मगर जमाना उल्टा हो गया, क्या करे, बिना ऐड के हो ही नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में हुए। मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, मैंने बता दिया 1 लाख रुपए आए थे, उस पर विवाद हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए, किसके लिए?
साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेश के वासियों में विज्ञान का आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करे। क्या करे? उन्नति के लिए खर्च करे। ठीक है। 1830 में तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बिहार और बंगाल की स्कूली शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन हेतु एक ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम्स को नियुक्त किया था। किसको किया था? इसका नाम भी याद रखना आपने, विलियम एडम्स का, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें आंसर मैकॉले लिख देते हैं। मैकॉले को तो वो ये बोलता है कि यार इस विवाद को सुलझाओ, ये 1 लाख रुपए का जो विवाद है, ये प्राच्यविद और पाश्चात्यविद क्या कर रहे हैं? आपस में विवाद कर रहे हैं कि किस पे खर्च होगा। बाद में कुछ नहीं हुआ, बाद में एक रेशियो में बांट दिया गया कि इतना प्राच्य शिक्षा पर, इतना पाश्चात्य शिक्षा पर, विवाद अपने आप ही खत्म हो गया। सारा विवाद की जड़ क्या होती है? धन। धन ही होता है। लेकिन यह क्वेश्चन बनता है कि बिहार और बंगाल की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में अध्ययन हेतु एक ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद को नियुक्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। वो कौन था? आंसर विलियम एडम था। कौन था? और ये भी बता दूं कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है। क्या है? क्योंकि 1833 में एक एक्ट आता है 1833 में एक एक्ट आता है, उसमें एक प्रावधान होता है कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल माना जाएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक देखो 1830 में भी है, 1833 में एक्ट आ जाता है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। समझ में आ रहा है? और ये अपने सुधारों के लिए जाना जाता है, और इसके लिए थैंक यू बोलेंगे हम कि सबसे बड़ा सुधार इसने जो किया वो किया सती प्रथा का अंत। 1829 की धारा 17, 1829 की धारा 17 द्वारा किसी भी जिंदा महिला को अपने पति के साथ जलाने को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और उस जमाने में राजा राम मोहन राय का बड़ा विरोध हुआ, पथराव हुआ उनके घर पर कि बताओ हमारी सस क्या कर रहा है, ये भ्रष्ट करेगा, अब तो जो मरेंगे आदमी वो तो स्वर्ग जाएंगे ही नहीं। तो ऐसी कुप्रथाएं थी हमारे देश में, है ना। दुख है इस चीज के लिए, कई महिलाएं जिंदा जलाई गई। चलो, हाँ जी, क्या चीज? नरबली प्रथा का भी अंत किया गया, है ना। भारत में अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने के विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था। भाई चार्ल्स ग्रांट ने कहा बिछा दो जाल। जैसे वो बीटेक और एमबीए के जाल बिछ गए ना, हर पत्थर के नीचे से एक बीटेक निकलता है। क्या कर रखा तूने? बैठा रहता है एक बालिका, पत्थर उठाते ही देखते हैं तो पूछते हैं क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा बीटेक कर रखा। ऐसा जाल, यानी व्यवसायीकरण शिक्षा का जिसे बोला जाता है ना। पहले योग्यता के आधार पर होता था, पर क्योंकि बेरोजगारी को क्या करना था? घटाना था। ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया था, एलपीजी आ गया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। साथ में सरकार की समझ में आ गया था कि इतनी सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, तो प्राइवेट को क्या किया गया? भाई प्राइवेट को भी दिए गए अधिकार, तो वहां पर भी वर्कर्स चाहिए थे, तो कैसे मिलेंगे? तो फिर शिक्षा का व्यवसायीकरण। पहले तो बहुत टफ पेपर होते थे, इंजीनियरिंग वही करेगा जो क्या करेगा? एमएलएनआर निकालेगा और आईआईटी निकालेगा, तो यही होता था। बाद में फिर डोनेशन पे हुआ। ठीक, चलो। मगर एक आईआईटीएन में और एक पापा जी के पैसों से किए गए बीटेक में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये भी ध्यान रखना। क्या होता है? एक आप पेपर निकाल कर बीटेक कर रहे हो, और एक आप क्या कर रहे हो? डोनेशन देकर, यानी जो आप मोटी फीस देकर बीटेक करते हो, उसमें अंतर होता है। समझ में आ गया? तो भाई चार्ल्स ग्रांट के मन में आया, भाई एक सिविल सेवक था चार्ल्स ग्रांट, उसने कहा भैया भारत में अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा दो, ये सब लोग अंग्रेजी सीख जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? अच्छे क्लर्क मिलेंगे हमें। चलो, इसी कारण से भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आंसर चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। समझ में आ गया? चलो, और धीरे धीरे आपको पता ही है आज तो वही है। जबकि आज भी मैं बोलता हूं कि बेस्ट स्कूल जो होते हैं वो विद्या मंदिर होते हैं। क्या होते हैं? विद्या मंदिर में अच्छा कंपटीशन देते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, शिक्षक बहुत ही क्या होते हैं? मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं। चलो, शिक्षा के माध्यम पर विवाद भाई,
लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुट में विभाजित थे, जिसमें एक था प्राच्य विद्या का समर्थक दल और दूसरा था आंग्ल शिक्षा का समर्थक दल। तो एक वाले को कहा गया प्राच्य विद्या समर्थक दल और दूसरे को कहा गया पाश्चात्य शिक्षा समर्थक दल। पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी, पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी। इतना समझ में आ गया। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता कौन थे? अब ये देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा। प्राच्य शिक्षा का समर्थन कौन कर रहे थे? तो H.T. प्रिंसेस कर रहे थे, दूसरा H.H. विल्सन कर रहे थे, और दोनों अंग्रेज थे। कमाल की बात है, 2 अंग्रेज ये बोल रहे थे कि भारत में प्राच्य शिक्षा ही क्या है, बेस्ट है। प्राच्य शिक्षा मतलब वही मंत्रोच्चारण और वेद वेदांत वगैरह उपनिषद, है ना। तो H.T. प्रिंसेस और H.H. विल्सन। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृति और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। किसमें? यानी विज्ञान का अगर आपको प्रसार करना भी है तो इन्हीं की भाषा में करो। और होता है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ो, है ना, सरकारी स्कूल में फिजिक्स जो है वो किस में है आपकी? हिंदी में है। आपकी केमिस्ट्री किस में? हिंदी में है। फिजिक्स में पढ़ना पड़ता संधारित्र, और जब आप उसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कैपेसिटर। क्या पढ़ते हो? कैपेसिटर। तो या तो फिर आगे तक फिर इंग्लिश में रखो ना भाई, क्या करो, सॉरी हिंदी में रखो। अब आप बीटेक करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, वहां फिर इंग्लिश में पढ़ना है। अब एक संधारित्र वाला बच्चा जब वहां जाता है तो उसकी समझ में नहीं आता कैपेसिटर क्या हुआ, है ना। व्हीट स्टोन सेतु, गेहूं और पत्थर का बना हुआ पुल, ऐसा भी जवाब दिया किसी बच्चे ने। व्हीट स्टोन ब्रिज फिजिक्स में होता है, पढ़ा है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है पूछा गया, उसने कहा गेहूं और पत्थरों से बना हुआ पुल होता है। बट व्हीट स्टोन ब्रिज इज अ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। समझ में आया? दिक्कत है, चलो। हाँ जी। तो एक गुट जो बंबई में सक्रिय था उसका नेता मुनरो और एल्फिंस्टन ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देशी भाषा में देने की वकालत की। इसका मतलब 4 नाम पढ़ने हैं आपने। एक आपने पढ़ना है H.T. प्रिंसेस, क्या नाम पढ़ना है? दूसरा आपने पढ़ना है H.H. विल्सन। अगर आपको नाम याद नहीं हो रहे हैं तो प्रिंसेस, विल्सन, मुनरो, एल्फिंस्टन ये भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बंबई में कौन कर रहा है? मुनरो और एल्फिंस्टन कर रहे हैं। और वैसे जो प्राच्य शिक्षा के घोर समर्थक हैं वो कौन है? H.T. प्रिंसेस और H.H. विल्सन। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरी ओर आंग्लवादी दल ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। किसके की? अंग्रेजी की वकालत की। वे भारत पर पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। इन्हें विश्वास था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य वर्ग में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। अरे भैया, इंग्लिश सिखाने के पीछे भी उद्देश्य क्या है कि मूर्ति पूजा का क्या करना है, और क्या करना है? जीसस की करवानी है पूजा। किसकी करानी है? जीसस की पूजा करानी है, ये भी उद्देश्य था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को उग्र होता हुआ देखकर तत्कालीन भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य कौन? लॉर्ड मैकॉले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त किया। उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। क्या कहा? विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा। तो विवरण पत्र भी बोल सकते हैं आप, मैकॉले का विवरण पत्र, मैकॉले माइनट या स्मरणार्थ लेख। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आपने अभी पढ़ा कि अपने काउंसिल के विधि सदस्य, आपने ये पढ़ा होगा कि 1833 के एक्ट में लॉर्ड मैकॉले का नाम बाद में लेता हूं मैं, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई जो कि विधि सदस्य था। क्या था? विधि सदस्य था। और इस पद पर किसकी नियुक्ति की गई? लॉर्ड मैकॉले की गई। चौथा था कि 5वां था? चौथा सदस्य था मेरे ख्याल से, है ना। बाद में यहां पर एक चीज और पढ़नी पड़ती है। यहां पर एक क्वेश्चन बना एक बार उत्तर प्रदेश में कि विधि सदस्य को परमानेंट किया गया किस एक्ट से। तो आपने 2 एक्ट याद करने पड़ते हैं, एक 1833 का एक्ट और एक 1853 का एक्ट। कौन सा? 53 में कोई एक्ट है देखो, चौथे सदस्य को परमानेंट किया गया।
1853 के एक्ट में देखो, कोई है 1853 का एक्ट? (1833) में गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, और वो विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकॉले था। और 20 साल बाद लगभग 1853 का एक्ट है भाई, तो वहां पर लिखा हुआ है विधि सदस्य जो था उसको परमानेंट कर दिया गया। क्या लिखा हुआ? स्थायी कर दिया गया उसका पद। अभी तक अस्थायी था वो 1833 में, लिखा हुआ है। हाँ, लिखे हुए पे भरोसा करना भाई। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया आपके। तो लॉर्ड मैकॉले को लोक शिक्षा समिति, लोक शिक्षा समिति बोलते हैं कमेटी को। समिति किसको बोलते हैं? कमेटी को। तो लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त किया। उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ने अपना स्मरणार्थ लेख मैकॉले माइनेट प्रस्तुत किया। मैकॉले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की। अंग्रेज था यार, करनी थी उसने। क्या किया? भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की। मैकॉले के अनुसार, अब देखो भाई, बेइज्जती कर दी इसने कहा यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना समझ रहे हो? अलमीरा होती है यूरोप के किसी एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमीरा का एक रैक जो होता है, उसमें भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान क्या है? लेख है। भारत को ही नहीं लपेटा इसने, अरब को भी लपेट लिया। अरब को लपेटता हमें मतलब नहीं है, भारत को लपेट लिया इसने। कहा भारत और अरब का सारा साहित्य से ज्यादा बढ़कर ब्रिटेन में कोई एक लाइब्रेरी है, उसके एक रैक जो है ना, वो ज्यादा मूल्यवान है बजाय कि हमारे ज्ञान है। धक्का लगा भारतीयों को, ढूंढना शुरू किया। क्या बक्से थे पड़े हुए, उसमें भोजपत्रों पे लिखा हुआ था, लेकिन पढ़ने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि जो आक्रांताओं से ग्रसित क्षेत्र होता है वहां पढ़ते नहीं है लोग। वहां क्या करते हैं? डर में रहते हैं कि भाई अब आक्रमण होगा, तब आक्रमण होगा। और आपको पता ही है कि आक्रमण होता रहा। दक्षिण भारत में कंठ में थी शिक्षा। वहां पर भारतीयों की शिक्षा कंठ में थी। एक वर्ग ऐसा था जिसने कंठ में सदियों तक क्या किया? शिक्षा को वंश परंपरा के अनुसार, पिता ने पुत्र को, पुत्र ने अपने पुत्र को, और पुत्र ने अपने पुत्र को, पुत्री को नहीं सिखाया। ये बोला कि ये क्या है, दूसरे परिवार में जाएंगी तो ये भी सीख जाएंगे, तो दूसरा परिवार क्या होगा? कंपटीशन हो जाएगा। लेकिन पुत्र को समझाया, चाहे आयुर्वेद हो चाहे वो हो। और ये गलती थी उनकी, क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारी शिक्षाएं क्या हो गई, किसी का अगर नहीं हुआ वंश में, कोई पुत्र नहीं हुआ तो नहीं, आगे वहीं पर खत्म हो गई वो शिक्षा। समझ में आया? तो ठीक है, फिर ढूंढा गया, फिर पता चला भाई, बताया गया, अंग्रेजों को दिखाया गया, ये देखो 1909 में श्यामा शास्त्री ने खोजा जब अर्थशास्त्र, तब पता चला कि तुम्हारा मैकियावेली कुछ नहीं है। कौन? मैकियावेली ने किताब लिखी थी ना, द प्रिंस। तुलना की जाती है किससे? मैकियावेली का टाइम पीरियड देखिए कब का है मैकियावेली। उसके लिए एक डिक्शनरी में एक वर्ड भी होता है, मैकियावेलियन। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। अर्थशास्त्र कब लिख रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिख रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है, बिफोर क्राइस्ट में लिख रहा है, जब ईसा मसीह नहीं हुए थे उससे पहले लिख रहा है अर्थशास्त्र। और जिसकी विषय वस्तु क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। 6000 श्लोक है। कितने? 6000 श्लोक हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अंग्रेज भी हैरान हो गए देखकर। क्या 1469 ना, एडी ना, एना डोमिनी। मैकियावेली कब का है? 1469 का है। और आपका जो चाणक्य, विष्णुगुप्त और क्या नाम है, चाणक्य का पुत्र चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जो कब का है? वो बिफोर क्राइस्ट का है। वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है। वो तब लिख दे रहा है क्या कि राजा को क्या करना चाहिए, क्या उसके उद्देश्य है, क्या उसके कर्तव्य हैं, उन सब के बारे में लिख रहा है। नाम है उसका अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स मत डाल देना उसमें। पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन। और ऐसे पता नहीं कितनी किताबें मिली फिर। ठीक है, मैकॉले ने भाई बेइज्जती कर दी। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक कोना भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकॉले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, रक्त और रंग से भारतीय हो,
परंतु उसकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा अंग्रेजी जैसी हो। अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। कैसे? और अभी भी घूमते हैं कई ब्राउन रंग के अंग्रेज। और यूपीएससी में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ब्राउन रंग के अंग्रेज बैठ गए हैं, क्योंकि हिंदी भाषा और अन्य जो प्रांतीय भाषाएं हैं उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और ये दुर्भाग्य है देश का। क्या है? ठीक है भाई, आपका जो ऑफिशियल वर्क होता है वो इंग्लिश में होता होगा, बड़े बड़े जो आपके क्या आते होंगे, ऑर्डिनेंस आते होंगे, एक्ट होते होंगे इंग्लिश में, तो यार अनुवाद हो सकता है उसका। आपने आम लोगों के साथ क्या करना है? बातचीत करोगे तभी तो उनके दर्द को समझोगे। ठीक है, एसी ऑफिस में बैठकर नहीं होता है, जाना पड़ता है फील्ड में। किसको? एक अच्छा सिविल सेवक फील्ड में भी जाता है। आ जाता है, बशर्ते कि वो साथ में कैमरा लेकर ना चले। क्या ना चले? कैमरा और माइक लेकर ना चले, काम करे वो। क्या करे? दिखाने की जरूरत नहीं है। चलो, तो ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग, ब्राउन रंग के, ठीक है। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने मैकॉले माइनट को 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे और सभी खर्चे इसी उद्देश्य से किए जाए। इतना समझ में आ गया? उसके बाद शुरू होता है शिक्षा का अधोमुखी निषेधन सिद्धांत, फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा जाता है इसको। छन्नी होती है ना, छन छन कर नीचे जाना। उच्च वर्ग को शिक्षा दे दो, उच्च वर्ग को शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग अपने आप ही क्या होगा? छन छन कर। तो अपने अपने स्तर पर, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से क्या करते हैं? होता है ऐसा। जो उच्च वर्ग होगा, जो बहुत धनाढ्य वर्ग होगा, उनके स्कूल अलग होंगे, बोर्डिंग स्कूल होंगे उनके। गोयनका जैसे स्कूल होंगे, दून जैसे स्कूल होंगे, मसूरी के बोर्डिंग स्कूल होंगे। हर एक व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा सकता। भाई क्या पढ़ते हैं वहां पर? तो पता चला कि वहां इंग्लिश पढ़ते हैं। तो नीचे 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 स्तर पर, हर जगह पर, हर गली में, हर मोहल्ले में क्या होता है? फिर स्कूल होता है। प्रयास किया जाता है मॉन्टेसरी पद्धति पर क्या करने का? उनको शिक्षित करने का। यानी उन लोगों ने उस जमाने में सोच लिया फिल्ट्रेशन थ्योरी, और वो आज भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है। फिर उच्च वर्ग ने कहा यार ये तो सब इंग्लिश पढ़ने लग गए, इंग्लिश हटा दी उन्होंने। उनका फ्रेंच पढ़ाएंगे हम। क्या पढ़ाएंगे? जर्मन पढ़ाएंगे, फ्रेंच पढ़ाएंगे। तो कभी जाना आप दोनों स्कूल में, बच्चे फ्रेंच में बात कर रहे होते हैं, और कमाल की बात है जिनसे वो फोन कर रहे होते हैं वो भी फ्रेंच में बोल रहे होते हैं। ठीक है। तो बहुत ज्यादा वो खुश होने का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, भाषाएं सीखनी चाहिए। पहले अपनी भाषाएं सीखिए। क्या कीजिए? आप मलयालम सीख लोगे तो समझ लेना आपने दुनिया की टफेस्ट लैंग्वेज क्या कर ली? कमांड कर ली। फ्रेंच वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। और कुछ भाषाएं तो तोतली हैं। स्टूडेंट, आपको तोतला बनना पड़ेगा उसमें। तोतला समझते हो? आप मलयालम सीखिए और उसके बाद किसी केरला के आदमी से बात कीजिए, उसमें जो गौरव मिलेगा आपको वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, आप आईएफएस बनना है तो आपको फ्रेंच, जर्मन, सब, स्पेनिश सब सीखनी पड़ेगी, रशियन। समझ में आया? तो अब मैं इसके बाद शिक्षा का अधोमुखी निषेधन सिद्धांत बताऊंगा, फिल्ट्रेशन थ्योरी बताऊंगा, क्या कहा, चार्ल्स वुड डिस्पैच बताऊंगा 1854 का। तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट के ब्रेक के बाद अगला लेक्चर करूंगा। ठीक है।